भाई के मरने के बाद माँ भाभी पर बहुत जुल्म करने लगी। वो कहती निकल जा मेरे घर से, तू मेरे बेटे को खा गई है। भाभी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। वो ना अपने मायके जाती और ना ही उसके घर वाले उसे देखने आते। एक दिन माँ ने भाभी पर मिट्टी का तेल डाल दिया और बोली, आज तुझे जला दूंगी। भाभी चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं भागकर भाभी को बचाने गई तो मेरे पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं हैरान थी, मेरा हर वक्त पूजा पाठ करने वाला बाप इतना जालिम कैसे हो गया। बाहर से धुएं और चीखों की आवाजें आने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकी। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकली तो जो देखा उसे देखकर मेरी जान निकल गई। भाभी तो ठीक ठाक आंगन में खड़ी थी, लेकिन मेरी माँ, आज मेरे भाई की शादी थी, शादी के वक्त भाभी लगातार रो रही थी। शायद वो इस शादी से खुश नहीं थी। माँ ने भाई के लिए बहुत छोटी उम्र की लड़की चुनी थी। भाई की उम्र 38 साल और भाभी की सिर्फ 19 साल थी। भाभी के घर वालों ने जबरदस्ती यह शादी करवाई थी और शादी घर में ही की गई थी। कोई मेहमान नहीं बुलाया गया था। कुछ देर बाद भाभी के घर वाले चले गए और मैं भाभी को भाई के कमरे में छोड़ आई। भाभी बहुत रो रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं सोचने लगी, काव्या भाभी इतना क्यों रो रही हैं? अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं थी तो जबरदस्ती क्यों शादी करवाई गई? लेकिन मुझसे सब कुछ छुपाया जा रहा था। खैर, मैं अपने कमरे में आ गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो अभी भी भाभी की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। मैं बाहर निकली तो देखा कि मेरा भाई अजय अपनी सुहाग रात को अपने कमरे में नहीं बल्कि बाहर सोफे पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था, शरीर सीधा था और नजरें छत की ओर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो नहीं रहा, किसी गहरी सोच में डूबा हो। मेरी नजरें धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की ओर गईं, जिसके पीछे काव्या भाभी थी। अंदर से रोने की आवाजें और तेज हो गईं। यह आम रोना नहीं था, यह वो दर्द था जो दिल टूटने पर निकलता है, जैसे किसी ने उसके ख्वाब, उम्मीदें और भरोसा सब तोड़ दिया हो। मेरी आंखें भर आईं। जो भाभी दिन में एक शब्द नहीं बोलती थी, अब रात में सिर्फ खुदा से अपना दुख बांट रही थी। मैं भाभी के पास गई और बोली, भाई आप यहाँ क्यों? वो चौंक गए, फिर चेहरा छुपाकर बोले, अंजलि तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा, भाई नींद कहाँ से आए? आप भाभी के पास क्यों नहीं है? वो तो बहुत रो रही हैं। मेरे शब्दों पर उनका चेहरा उतर गया। बोले, कुछ बातें तुम नहीं समझोगी अंजलि, वक्त आने पर सब जान जाओगी। और वो करवट बदल कर चुप हो गए। मैं वहीं खड़ी रही, फिर अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन दिल में हलचल मच गई थी। सुबह की ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 7 बजे थे। नींद तो जैसे आंख से गायब थी, लेकिन शरीर थका हुआ था। दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। जब मैं किचन के पास पहुंची तो जो देखा उससे दिल एक पल को रुक गया। काव्या भाभी चुपचाप चूल्हे के सामने खड़ी नाश्ता बना रही थी। उसके चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे और सूजी हुई आंखें थीं। मैं पास जाकर बोली, भाभी आप आराम कीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं अंजलि, सबको समय पर नाश्ता मिलना चाहिए। उसके लहजे में बहुत नरमी थी, जैसे सारा दुख उसमें छिपा हो। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, बस खामोशी और जिम्मेदारी। तभी माँ की आवाज आई, आंखों में गुस्सा और माथे पर बल। बोली, इतनी देर लगा दी? सब भूखे बैठे हैं और तू अब तक नाश्ता बना रही है? काव्या ने सिर झुका लिया, बोली, बस हो गया माँ, अभी परोस देती हूँ। माँ बोली, जुबान मत चलाया कर, मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ समय पर हो जाना चाहिए। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ भाभी अकेली हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। उन्होंने मुझे गुस्से से घूरा, अब तू भी मुझे समझाने लगी है, चल हट यहाँ से। मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर से दिल बहुत बेचैन था। बाहर टेबल पर बैठे थे। मैंने उनकी तरफ देखा, चेहरा फीका, नजरें झुकी हुई और ऐसी चुप्पी जैसे बोलने की ताकत ही नहीं रही हो। वही भाई जो कभी माँ से हर बात पर बहस किया करते थे, आज बिल्कुल हार चुके इंसान की तरह बैठे थे। काव्या ने नाश्ता टेबल पर रखा और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। किसी ने न शुक्रिया कहा और न ही उसकी तरफ देखा। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन घर का माहौल नहीं बदला था। मैंने देखा कि काव्या दिन पर दिन और ज्यादा चुपचाप और थकी हुई लगने लगी थी। पहले भी वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन अब तो उसके चेहरे के भाव भी जैसे खत्म हो गए थे। मेरा भाई अजय भी बिल्कुल बदल चुका था। वो घर में होते हुए भी किसी कोने में चुपचाप बैठा रहता,
न भाभी से बात करता न किसी और से। और सबसे अजीब बात, उसने अब तक भाभी के कमरे में एक रात भी नहीं बिताई थी। शादी को 3 हफ्ते हो गए थे, लेकिन वो कभी लिविंग रूम के सोफे पर सोता तो कभी पिताजी के कमरे में एक अलग बिस्तर पर। एक शाम मैंने माँ से धीरे से पूछा, माँ भाई भाभी के साथ कमरे में क्यों नहीं सोते? माँ ने गुस्से से देखा, तुझे हर बात में दखल देने की आदत है, यह उनका आपसी मामला है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं फिर चुप हो गई, लेकिन दिल बेचैन था। रात को जब मैं रसोई के पास से गुजरी तो देखा भाई उसी पुराने सोफे पर लेटा था, आधा कंबल ओढ़े, चेहरा उलझन भरा। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी नजर भाभी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा आधा खुला था और कमरे में हल्की रोशनी पड़ रही थी। काव्या तकिया से पीठ टिकाए बैठी थी, हाथ में चाय का कप और आंखें थकी हुई, जैसे उसकी नींद भी दरवाजे से लौट जाती हो। अगले दिन माँ ने उसे रसोई में बुलाया, सुन, आज दोपहर को आंगन की सफाई भी कर लेना और पर्दे भी धो डालना, शाम को मेहमान आ सकते हैं। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया, और सुन, नानी के लिए खिचड़ी भी बना देना, थोड़ा तेल कम डालना और आटा भी गूंद लेना। मैं यह सब सुन रही थी और दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या यह सब काम एक नई दुल्हन से करवाना ठीक है? न कोई आराम, न कोई सम्मान, न कोई भावनाएं, उसे कुछ भी तो नहीं दिया जा रहा था। यह सब जैसे रोज की आदत बन चुकी थी, जैसे वो घर की बहू नहीं, कोई नौकरानी हो जिससे सिर्फ काम करवाना हो, प्यार या नरमी नहीं। और मेरा भाई, उसकी चुप्पी अब सिर्फ परेशानी नहीं, एक पहेली बन गई थी, जैसे वो कुछ जानता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। उस रात घर का माहौल बाकी रातों से अलग था, जैसे कुछ भारी सा छाया हुआ हो। काव्या ने खाना बनाया, सबके सामने रखा और चुपचाप फिर रसोई में चली गई। उसके चेहरे पर थकावट के साथ गहरी उदासी की रेखाएं थीं, जो हर दिन और गहरी होती जा रही थी। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन दिमाग उलझा हुआ था। कुछ देर बाद अचानक घर में जोर जोर से आवाजें आने लगीं। माँ के कमरे से भाई अजय की तेज आवाज आई, आखिर कब तक माँ? कब तक आप मुझे उसके कमरे से दूर रखेंगी? मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ जीना चाहता हूँ। माँ की आवाज भी तेज हो गई, जुबान संभाल के बात कर, माँ से इस तरह बात करता है? तुझे नहीं पता तेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं? मैं जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। भला? कैसा भला माँ? भाई चिल्लाया, क्या बीवी से दूर रहना भी कोई भला होता है? आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई, और अब जब मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ तो क्यों रोकती हैं? चुप हो जा, तुझे कुछ नहीं पता, तुझ में इतनी समझ नहीं कि तेरे साथ क्या चल रहा है। मैं चौंक कर दरवाजे के पास आ गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी बातें किसी ऐसे सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थीं जिसका मुझे अब तक कोई अंदाजा ही नहीं था। भाई की आवाज गुस्से से भरी थी और माँ के लहजे में वही सख्ती थी जिससे हम बचपन से डरते आए थे। माँ, आप मेरी जिंदगी के फैसले ले रही हैं, लेकिन मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो दिन रात काम करती है, एक शब्द नहीं बोलती, और आप उस पर ऐसे हुक्म चलाती हैं जैसे वो कोई नौकरानी हो। तू उसके लिए बोलेगा? माँ चिल्लाई। मैंने उस अनाथ लड़की को इस घर में जगह दी और आज तू मेरे खिलाफ उसका साथ दे रहा है। अगर इसका साथ देना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ। मैं उस पल को चुप हो गई और मैं अंदर तक कांप गई। यह वो पल था जब मेरे भाई की चुप्पी पहली बार टूटी थी। वो आज भी उसी लिविंग रूम के सोफे पर सोता था, लेकिन उसकी आवाज ने उस घर की दीवारें हिला दी थी। मैं दरवाजे से हटने ही वाली थी कि पीछे से एक जोरदार झटका लगा। दरवाजा खुला और माँ मेरे सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में तूफान था। एक पल को वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी आंखों में घूरती रही। तू बातें सुन रही थी? उनका लहजा जहर भरा हुआ था। मैं बस गुजर रही थी माँ, मैंने हकलाते हुए कहा। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मेरी आंखों के आगे आगे अंधेरा छा गया, दिल धक से रह गया और मैं एक कदम पीछे हट गई। सुन, अगर दोबारा मेरे कमरे के पास भी भटकी तो जुबान खींचकर बाहर निकाल लूंगी। तेरी अक्ल अब तेरे काबू से बाहर हो रही है। अपने कमरे में जा और जो सुना उसे दिमाग से निकाल दे। मेरे होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए, मगर मुंह से कुछ नहीं निकला।
दिल में चाहा कि पूछूं, माँ क्या छुपा रही हैं, क्यों इतनी सख्त हो गई हैं, मगर मैं चुप रही। मैं अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने खड़ी होकर गाल पर हाथ रखा। वो लाल हो चुका था, लेकिन दिल की चोट उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। मेरे मन में सच्चाई जानने की आग जल उठी थी। मैं बिस्तर पर लेटी, नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ सवाल थे और हर सवाल के पीछे माँ का चेहरा था, सख्त, ठंडा और कुछ छुपाता हुआ। कुछ दिन ऐसे ही खामोशी में बीत गए, लेकिन घर का माहौल वैसा ही रहा। माँ और ज्यादा सख्त हो चुकी थी और भाई अब पूरी तरह खामोश था। भाभी की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पहली बार मैंने गौर किया, वह चेहरा जो पहले मासूम सी रोशनी से भरा था अब पीला पड़ गया था। एक दिन जब मैं रसोई में गई, वो वहां खड़ी थी। गैस जल रही थी और वो बर्तन धो रही थी। उसकी हल्की खांसी हो रही थी और उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। भाभी, आप ठीक हैं? मैंने चिंता से पूछा। वो चौंकी और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ी थकान है, आप डॉक्टर के पास चलिए। मैं ले चलती हूँ। नहीं अंजलि, सब काम रह जाएंगे और तुम्हारी माँ नाराज हो जाएंगी। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज में कमजोरी साफ दिख रही थी, मगर फिर भी वो हमेशा की तरह सब कुछ छुपा रही थी। उसी रात जब सब सो गए, मैं अपने कमरे से बाहर निकली। देखा वो लिविंग रूम में कालीन पर बैठी थी, सिर पकड़े, आंखें बंद किए हुए। मैं भागती हुई इसके पास गई। भाभी, क्या हुआ? बस सिर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा काम की वजह से। यह ज्यादा काम नहीं, यह जुल्म की सजा है जो आप सह रही हैं। यह बात मेरे मुंह से अपने आप निकल गई। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद किए रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो बर्फ जैसा ठंडा था। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, अब और बर्दाश्त नहीं। अगर माँ को पता चला तो क्या? अगर खामोशी से बीमार पड़ गई तो? आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। रात हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी थी। दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दीवारों पर लटकी परछाइयां भी जैसे कुछ कह रही थीं, मगर सब चुप था। रात के 3 बज चुके थे। तभी दरवाजे की कुंडी धीरे से खुली। मैं चौंक कर उठी, चुपके से दरवाजा खोला। देखा अजय भाई धीरे धीरे काव्या के कमरे की तरफ जा रहे थे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन बेचैनी साफ दिख रही थी। पहली बार वो अपनी पत्नी के कमरे में जा रहे थे। दिल में कई सवाल उठे, कई उम्मीदें भी। कमरा बंद हुआ और फिर पूरा घर एकदम शांत हो गया। मैं वापस बिस्तर पर आ गई, लेकिन अब दिल सुन्न हो चुका था। नींद दूर दूर तक नहीं थी, बस छत को घूरती रही। सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी कि एक भयानक चीख ने घर को हिला दिया। अजय, उठो अजय! मैं घबरा कर उठी, दरवाजा खोलकर बाहर भागी। बाकी सब भी दौड़ते हुए आ गए। काव्या के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा मेरे दिल में जैसे तूफान बनकर उतर गया। अजय भाई बिस्तर पर बिना जान के पड़े थे, आंखें बंद, चेहरा पीला और होंठों से खून बह रहा था। एक खामोश मौत जिसके निशान उनके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। काव्या एक कोने में सिमटी बैठी थी, चेहरा डर से सफेद, आंखों में डर और पूरा शरीर कांप रहा था। माँ की चीखें आसमान तक पहुंच गईं। मेरे बेटे को खा गई तू। मैंने कहा था उसे अपने पास मत बुलाना, देख लिया, अपनी अपशगुनी से मार ही डाला। वो फूट फूट कर रोने लगी और अगले ही पल काव्या की तरफ लपकी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू हत्यारिन है, तूने मेरे बेटे को मार डाला। मैं उनके बीच में आ गई। माँ, खुदा का वास्ता है, पहले यह तो देखो कि हुआ क्या है। हुआ क्या है? मुझे सब पता है। यही लड़की मेरे बेटे की मौत की वजह है। मैं काव्या की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा शून्य था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में आंसू रुके हुए थे। मैं अपने भाई के पास गई, उसकी नब्ज देखी, लेकिन उसका दिल पहले ही बंद हो चुका था। वो हमेशा के लिए जा चुका था। कमरे में गम का माहौल था, लेकिन उस दुख के माहौल में एक सवाल गूंज रहा था। क्या सच में काव्या कातिल है, या वो खुद किसी साजिश का शिकार हो गई थी, जिसका सच अब सबके सामने आने वाला था। अजय भाई की मौत के बाद घर का माहौल जैसे हमेशा के लिए बदल चुका था। दीवारें चुप थी, हवा थमी हुई थी और हर कमरा जैसे शोक में डूबा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बदलाव माँ के व्यवहार में आया था।
वो अब सिर्फ रोती नहीं थी, वो जोर जोर से चिल्लाती थी और हर सांस के साथ काव्या को दोष देती थी। अंतिम संस्कार के बाद जब हम घर लौटे तो माँ की आंखों में दुख से ज्यादा बदले की आग थी। मैंने सबको पहले ही कहा था, उसे उस कमरे में जाने से मना किया था। यही लड़की उसे ले डूबी। माँ जोर से चिल्लाई। काव्या चुपचाप बैठी रही, हाथ गोद में रखे हुए, नजरें नीचे झुकी हुई। चेहरा पीला पड़ गया था। वो एक अपराधी की तरह बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ थकान और भरोसा टूट जाने की झलक थी। तुझ पर शर्म आती है? तू मेरे बेटे की दुश्मन थी, मैं जानती थी ऐसा दिन आएगा। तूने मेरे अजय को मार डाला। अब माँ का लहजा इल्जाम से भरा हुआ नहीं बल्कि नफरत से जल रहा था। माँ अब बस कीजिए, मैंने हिम्मत करके कहा। भाई बीमार थे, आप ये जानती हैं। उनकी मौत की वजह उनकी कमजोरी और बीमारी हो सकती है। भाभी पर इल्जाम मत लगाइए, वो खुद गहरे दुख में है। माँ ने मेरी तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाई, तो अब तू भी उसके साथ मिल गई है? तुझे नहीं पता यह कैसी लड़की है, या हमें धोखा देकर आई थी? अपनी मासूम शक्ल दिखाकर मेरे बेटे को छीन लिया। मैं चुप हो गई। मेरे पास कई बातें थी कहने को, लेकिन माँ के सामने कोई भी तर्क मायने नहीं रखता था। पिताजी जो अक्सर चुप रहते थे, उस दिन माँ का साथ देते हुए बोले, ऐसी लड़कियां सिर्फ चालाकी से घर बर्बाद करती हैं। पहले बेटे को हमसे दूर किया और अब मार दिया, अब हम पर तरस दिखाने का नाटक करेगी। काव्या के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आई, उसके होंठ हिले, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई, जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गए हों। मैं तुझे अब इस घर में एक दिन भी नहीं देखना चाहती, या तो तू खुद चली जा, नहीं तो मैं। क्या करेंगी आप? मैं फिर बोल पड़ी, कब तक आप अपनी नफरत से हमें जलाती रहेंगी? क्या हर दुख का इल्जाम किसी एक इंसान पर लगा देना इंसाफ है? माँ मेरी तरफ झपटी, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में सच की आवाज उठाना जरूरी हो गया है। लेकिन काव्या वो आज भी चुप थी, जैसे उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया हो। लेकिन एक बात तय थी, यह इल्जाम सिर्फ जुबानी नहीं था, यह उस इज्जत पर वार था जिसे काव्या ने हर हाल में संभाल कर रखा था। अजय भाई की मौत के बाद काव्या की जिंदगी एक दर्द भरा सफर बन गई थी। सुबह आंखें खुलते ही माँ की कड़वी बातों से दिन की शुरुआत होती। दोपहर में तेज गर्मी, थकान और कमजोरी के बावजूद पूरे घर का काम उसी के हिस्से आता। कपड़े धोना, आंगन साफ करना, मेहमानों की सेवा करना, सब वही करती। और अगर जरा सी भी देर हो जाती तो माँ चिल्लाती, तू मेरे बेटे को खा गई, अब हम पर हुकूमत करना चाहती है। मैं कई बार बीच में आई, काव्या को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन माँ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब तू भी उसकी साइड ले रही है? अंजलि, याद रख, मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी गलत नहीं होती। मैं चुप हो जाती, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर रोता रहता था। पिताजी जो कभी नरम दिल के माने जाते थे, अब माँ का ही साथ देने लगे थे। जब भी मैं कुछ कहती वो ठंडे लहजे में जवाब देते, तुम्हारी माँ जो कर रही है सही कर रही है। इस लड़की ने हमारे बेटे को छीन लिया, वो इस सलूक के लायक है। ऐसा लगता था जैसे काव्या का गुनाह सिर्फ विधवा होना नहीं था, बल्कि हमारे बेटे की पत्नी होना ही उसका सबसे बड़ा अपराध था। एक दिन काव्या ने हिम्मत करके सिर्फ इतना कहा, मुझे बुखार है, शायद आज थोड़ा आराम कर लो। माँ ने उसे जोर से धक्का दे दिया। ड्रामा मत कर, मुझे पता है तू क्या चाहती है। पहले मेरे बेटे को बीमार कहकर अपने कमरे में बुलाया, अब खुद को बीमार बनानी है। मैंने तुरंत आगे बढ़कर काव्या को सहारा दिया। वो जमीन पर गिरते गिरते बची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके होंठ अब भी चुप थे। उस दिन मैंने पहली बार सोचा, कितना मजबूत होता है वो इंसान जो बस सब्र के जुल्म सहता है, और कितना कमजोर होता है वो समाज जो जालिम का साथ देता है और चुपचाप तमाशा देखता है। मैं काव्या को उसके कमरे में ले गई, उसे कंबल उठाया और पानी दिया। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ भाभी, अब और सहन नहीं करने दूंगी। काव्या ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखी। शायद पहली बार उसे यकीन हुआ कि वो अकेली नहीं है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन काव्या की जिंदगी में अंधेरा कम नहीं हो रहा था। एक दोपहर घर की घंटी बजी। मैं दरवाजे पर गई तो देखा 3 औरतें खड़ी थीं।
उनके हाथों में मिठाई के डिब्बे थे और चेहरों पर नरमी। उन्होंने कहा, नमस्ते बेटी, हम मोहल्ले की ही हैं। तुम्हारी भाभी के बारे में सुनकर आए हैं। अगर इजाजत हो तो थोड़ी बात करना चाहते हैं। मैं हैरान थी, लेकिन उन्हें इज्जत से अंदर ले आई। वे आंगन में बैठ गईं और मैंने काव्या को बुलाया। काव्या धीरे धीरे अंदर आई। सिर पर सफेद दुपट्टा और नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही मासूम शांति थी। उन औरतों ने जैसे उसे देखा, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों पर आ गई। उन्होंने कहा, बहुत शरीफ, सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। हमने इसके बारे में बहुत अच्छा सुना है। हमारे घर में एक विधुर का रिश्ता है। हमें काव्या बहुत पसंद आई है। हम उसके लिए बात करना चाहते हैं। यह सुनकर काव्या का चेहरा पीला पड़ गया और मेरी सांसें थम सी गईं। हम कुछ कह पाते उससे पहले ही माँ कमरे से बाहर आईं और औरतों को बैठा देखकर सब समझ गईं। उन्होंने गुस्से में पूछा, यह क्या हो रहा है? एक औरत ने धीरे से कहा, बहन, हम काव्या के रिश्ते के लिए आए हैं, अगर आपको बुरा न लगे। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बोली, रिश्ता? इसके लिए? तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या? यह वही लड़की है जिसने मेरे बेटे की जान ले ली। अब मोहल्ले में सबको उकसाकर इस विधवा को फिर से दुल्हन बनना है। एक औरत बोली, हमने तो बस इसके अच्छे गुण सुने थे। माँ बोली, बस निकल जाओ मेरे घर से। इस लड़की ने रिश्तेदारों में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब मोहल्ले में भी तमाशा बनाना चाहती है। औरतें चुपचाप उठकर चली गईं। उनके चेहरों पर दुख था। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने उन्हें इतना बुरा भला क्यों कहा? वे तो अच्छे इरादे से आए थे। माँ बोली, चुप हो जा अंजलि, तो कुछ नहीं जानती। ये सब चालें हैं। इस मनहूस लड़की को दोबारा इज्जत दिलाने की कोशिश हो रही है। मैं काव्या की तरफ देखने लगी, जो दीवार से लगकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ अब भी चुप थे। मेरे दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कोई धीरे से जिक्र करता, कोई कान में कहता कि उस जवान विधवा के लिए रिश्ता आ गया है। कुछ तो बात होगी उसमें। क्या वो वाकई वैसी है जैसी उसकी सास कहती है? जब ये बातें माँ के कानों तक पहुंची तो जैसे उनके दिल में आग लग गई। उसी शाम जब काव्या रसोई में रोटी बना रही थी, माँ गुस्से में आ गई। बोली, तू अब मोहल्ले के मर्दों को लुभाने लगी है। हर वक्त किताबें पढ़ती रहती है, यही तेरी परवरिश है? इसलिए तू मेरे बेटे की विधवा बनकर मेरे घर में बैठी है। काव्या चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। बोली, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। माँ चिल्लाई, झूठ, मुझे सब पता है। जो औरतें रिश्ता लेकर आई थी, उन्होंने कहा था कि मर्दों में तेरा जिक्र होता है, तेरी खूबसूरती और नरमी की बातें करते हैं, तो उन्हें मोहल्ले वालों को भी अपना दीवाना बना लिया है। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो पीछे हट गई। बोली, मेरा भगवान गवाह है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माँ ने रसोई के बर्तन जमीन पर पटक दिए और काव्या को जोर से झिंझोड़ा। बोली, तुम मुझे बदनाम करेगी, मेरे बेटे की मिट्टी को रुसवा करेगी। मैं दौड़ती हुई आई और माँ का हाथ रोका। मैंने कहा, माँ बस करें, क्या कर रही हैं आप? भाभी निर्दोष है, वो किसी से बात तक नहीं करती। उन्होंने क्या गुनाह किया है? माँ ने मुझे घूरा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा। बोली, तू भी अब उसी की भाषा बोलने लगी है। तुझे नहीं पता यह लड़की कैसी है? अगर तू भी इसके जैसे बननी चली तो तुझे भी घर से निकाल दूंगी। काव्या जमीन पर गिरी हुई थी। उसने अपने हाथों से चेहरा ढक रखा था, जैसे पूरी दुनिया से खुद को छुपाना चाहती हो। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपचाप उसके कमरे में गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर चोट के निशान थे। मैं उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा और बोली, भाभी, मैं जानती हूँ आप बेगुनाह है। अब वक्त आ गया है कि यह सब खत्म हो। काव्या ने मेरी तरफ चुपचाप देखा। उसकी आंखों में एक थका हुआ हौसला था, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब या तो यह सब सहना बंद करना है या सब कुछ खत्म कर देना है। अगली सुबह मैंने देखा, काव्या आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। माँ हमेशा की तरह रसोई में चिल्ला रही थी, नाश्ता अब तक तैयार नहीं हुआ, मर गई है क्या? मैं दौड़कर काव्या के पास गई। बोली, भाभी आप आराम कीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि माँ वहाँ आ गई। बोली, क्या अब यह काम भी तू करेगी? बड़ी आई वकील बनने। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ करूंगी।
क्योंकि अब यह जुल्म नहीं सहने दूंगी। काव्या इंसान है, कोई कैदी नहीं। माँ की आंखें फैल गईं। क्या कहा तूने? अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? माँ, मैंने बहुत सह लिया, आपकी हर बात मानी, हर जुल्म चुपचाप सहा, लेकिन अब और नहीं। आपको कोई हक नहीं है कि आप काव्या पर इतना जुल्म करें। भाई की मौत का दुख सबको है, लेकिन उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर डालना गलत है। बस कर, एक लफ्ज और निकाला तो क्या करेंगी माँ? मुझे भी मारेंगी? मुझे भी जालिम कहेंगी? माँ का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। यही है तेरी परवरिश, मुझसे बहस करेगी? मेरा सिर झुक गया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं जानती थी कि यह थप्पड़ सिर्फ मेरे चेहरे पर नहीं पड़ा, मेरे हौसले पर भी था, मगर अब मैं कमजोर नहीं थी। जी माँ, यही मेरी परवरिश है कि अब जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, चाहे वो अपनी माँ के खिलाफ ही क्यों न हो। पिताजी पास ही बैठे थे, सब देख रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह चुप थे। उनकी चुप्पी अब मुझे चुभने लगी थी। क्या वे माँ की तरह सोचने लगे थे, या उनकी आवाज खो चुकी थी? मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब बहुत हो चुका, अगर तुम अब भी चुप रही तो यह सब कभी खत्म नहीं होगा। काव्या ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान थी। तुमने मेरे खातिर अपनी माँ के खिलाफ आवाज उठाई अंजलि, अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। उस पल मुझे लगा जैसे काव्या ने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया और मैंने पहली बार खुद को बगावत का हिस्सा बनते देखा। यह बगावत सिर्फ आवाज की नहीं थी, यह इंसानियत, इज्जत और हक के लिए थी। कुछ दिन बाद वही मोहल्ले की इज्जतदार औरतें फिर से आईं। उनके साथ एक और औरत थी, बहुत सलीकेदार और शरीफ। मैं उन्हें अंदर बिठाया और पानी लाने के लिए चली गई। हमें काव्या बहुत पसंद आई है, उन्होंने बात शुरू की। हमने उसके सब्र, नम्रता और सीधी सादी जिंदगी के बारे में सुना है। हमारी भाभी के बेटे का रिश्ता है, अगर आपको मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाएं। मेरी आंखों में खुशी की चमक आई। काव्या कमरे के कोने में बैठी थी, सिर झुकाए, लेकिन चेहरे पर हल्की सी रोशनी थी। तभी दरवाजा खुला और माँ अंदर आईं। उन्होंने बात सुनी और उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। रिश्ता? अब यही बाकी रह गया था? मेरे बेटे की कातिल अब दुल्हन बनेगी? मेहमान औरतें घबरा गईं। दीदी, हम तो सिर्फ नेक इरादे से आए थे, अगर बुरा लगा हो तो माफ कीजिए। बुरा? शर्म करो तुम सब पर। यह लड़की मेरे बेटे को खा गई और रिश्ते देख रही है। मैंने मना किया था तुम सबको आने से, क्यों वापस आई? क्या मेरे बेटे की मिट्टी पर नाचोगी? औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं और बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। दरवाजा बंद होते ही माँ फिर काव्या पर बरस पड़ी। मैंने कहा था ना, तू मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई और अब नए रिश्ते ढूंढ रही है। तो मेरे घर पर आई आफत है। काव्या चुपचाप खड़ी रही, चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखें नीचे, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। मैं आगे बढ़ी। बस माँ, बहुत हो गया। काव्या का हक है कि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे। आपने उसे भाई की मौत का दोषी ठहराया, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब बस कीजिए। माँ मेरी तरफ पलटी। अब तू भी उसके साथ हो गई है? तुम दोनों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हो। मैंने काव्या का हाथ थामा। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और यह हक हम अब छीन लेंगे। काव्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चिंगारी थी जो सालों से डूबी थी और अब जलने को तैयार थी। वो शाम आम शामों जैसे नहीं थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा में भी बोझ भरा हो। माँ पूरा दिन चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में तूफान साफ दिख रहा था। काव्या हमेशा की तरह चुपचाप किचन में काम कर रही थी। मैं भी उसके पास थी। तभी माँ वहाँ आई। हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल थी। बस, बहुत हो गया, अब यह तमाशा और नहीं देख सकती। उनके चेहरे पर पागलपन साफ दिख रहा था। माँ, यह क्या कर रही हैं आप? मैं आगे बढ़ी। यह मनहूस लड़की मेरे बेटे को खा गई और अब मोहल्ले के मर्दों को रिझा रही है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने काव्या को जलाने की तैयारी कर ली थी। माँ, भगवान का वास्ता है, रुक जाइए। मैं चीखी। काव्या को बचाने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी पिताजी अंदर आए। बाबा, कुछ कीजिए, माँ पागल हो गई हैं। मैं फिर चीखी। पिताजी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। बस, बहुत हो गया,
अब तू भी मेरे खिलाफ हो गई। जा अपने कमरे में। नहीं, अब मैं नहीं, मैं अपनी भाभी को आज मरने नहीं दूंगी। मैं पूरी ताकत से चीखी, लेकिन पिताजी ने मुझे घसीटकर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं कमरे में कैद हो गई। दरवाजा पीटती रही, चीखती रही, माँ, बाबा, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। क्या आप इंसान भी हैं? बाहर से शोर सुनाई देने लगा। पहले काव्या की हल्की आवाजें, फिर माँ की चीखें और फिर सब कुछ जलकर राख हो गया। मेरे होश उड़ गए। दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आने लगा। खिड़की से आग की लपटें दिखने लगी। भगवान, कोई बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। मेरी आवाज गले में अटक गई। बाहर से चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगीं। शायद मोहल्ले वाले आ गए थे। कोई पानी ला रहा था, कोई लकड़ी, कोई चिल्ला रहा था। सब कुछ शोर में डूबा हुआ था। मैंने जोर से दरवाजा धक्का दिया। मेरे हाथ घायल हो गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे दिमाग में कुछ फट गया हो। अब यह आग सिर्फ शरीरों को नहीं, रिश्तों को भी जला रही थी। और मैं उस बंद कमरे में लाचार होकर बस भगवान से दुआ कर रही थी। हे भगवान, मेरे घर को बचा लो, मेरी भाभी को बचा लो। मैं दरवाजे के पीछे बंद थी, जोर जोर से रोते हुए कोशिश कर रही थी कि किसी तरह बाहर निकल सकूं। कमरे में धुआं भर गया था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, डर से नहीं, दुख से। मेरे होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, हे भगवान, काव्या को बचा लो। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूटा। मोहल्ले के कुछ लोग थे जो आवाज सुनकर अंदर आए थे और दरवाजा तोड़ दिया। मैं कांपती हुई बाहर निकली और मेरी आंखों के सामने जो मंजर था उसने मेरी रूह तक हिला दिया। आंगन के बीचों बीच आग बुझ चुकी थी, लेकिन जमीन पर दो बेसुध शरीर पड़े थे, माँ और पिताजी। मेरे कदम लड़खड़ा गए, आंखें फैल गईं और दिल में एक अजीब सुकून और डर उतर गया। अंजलि, एक हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं फौरन पीछे मुड़ी और देखा, काव्या लिविंग रूम के कोने में बैठी थी। उसका दुपट्टा कंधे पर था, कपड़े जले हुए थे, लेकिन उसका शरीर सही सलामत था। मैं दौड़कर उसके पास गई। भाभी, आप ठीक हैं? वो हल्के से मुस्कुराई और आंखों में आंसू बहने लगे। मैं जिंदा हूँ अंजलि। वो आग जो मेरे लिए लगाई गई थी, उसी में वो खुद फंस गए, लेकिन आप कैसे बच गईं? आप कहाँ थी? काव्या ने अपनी नम आंखों से ऊपर की तरफ देखा और बोली, मैं पूजा पाठ करने के लिए उठी थी। जैसे ही माँ ने मुझ पर तेल फेंका, मैं तुरंत पीछे हट गई और कालीन के पीछे छिप गई। फिर कुछ ही पल में चीखें गूंजने लगीं और वे दोनों खुद उस आग में फंस गए। यही तो करिश्मा है भाभी। नहीं, यह करिश्मा नहीं है, यह भगवान का वादा है। जो उसके आगे झुकता है वो उसे दूसरों की आग से भी बचा लेता है। मैं हर रात भगवान से यही दुआ करती थी कि हे भगवान, मुझे उनके जुल्म से बचा ले और मुझे मेरा हक दिला दे। भगवान ने मेरा सब्र देख लिया और मेरी पुकार सुन ली। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, आप बहुत बहादुर हैं भाभी, और भगवान ने आपको बचाकर सच को जिंदा कर दिया है। काव्या ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, जुल्म का अंजाम यही होता है अंजलि। जलता वही है जो दूसरों को जलाने निकलता है, और बचता वही है जो रात की तन्हाई में भगवान के सामने रो लेता है। उस दिन मैंने जाना, भगवान की भक्ति में बहाए गए आंसू दुनिया की सबसे बड़ी आग को भी बुझा सकते हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन नींद जैसे आंखों से दूर भाग गई थी। माँ और पिताजी के अंतिम संस्कार होने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ में बहुत से सवाल भी थे जो हर दीवार से टकरा रहे थे। मैं काव्या के कमरे में गई। वो भगवान के सामने बैठकर माला जप रही थी। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन अब उसमें एक अलग ही शांति थी। मैं धीरे से उसके पास बैठ गई। भाभी, एक बात पूछूं? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। भाई शादी के बाद कभी आपके पास क्यों नहीं आए? वो आपसे दूर क्यों रहते थे? मेरी बात सुनते ही काव्या की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों में पुराना दर्द लौट आया और चेहरा फिर से उसी खामोशी से भर गया जैसे मैंने उसकी शादी की पहली रात देखा था। कुछ देर वो चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अंजलि, तुम्हारे भाई बीमार थे, एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसका अंजाम पहले से ही तय था।
वो शादी के लायक नहीं थे। मेरे होठों से आवाज नहीं निकली। आपको यह कब पता चला? शादी के कुछ ही दिन बाद, जब वो हर रात कमरे से बाहर सोते थे, मैंने सासू माँ से बात की। वे घबरा गईं, डांटा और बोली कि तुम्हें क्या जरूरत है सवाल पूछने की। फिर एक रात मैंने उनके कमरे में जाकर खुद उनकी दराज में कागज देखे। वे मेडिकल रिपोर्ट्स थी। अजय को कैंसर था, आखिरी स्टेज थी और उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। माँ को सब कुछ पहले से पता था। हाँ, और फिर भी उन्होंने मेरी शादी अजय से करवाई, क्योंकि मैं अकेली बेसहारा लड़की थी जो उनके लिए मुफ्त की नौकर बनकर रह सकती थी। उन्हें पता था कि अजय ज्यादा दिन नहीं जिएगा और उन्हें मेरे जैसी इंसान की जरूरत थी जो बिना सवाल किए उनका हर हुक्म मान ले। यह सब धोखा था, मेरे साथ भी और भाई के साथ भी। काव्या ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, सासू माँ हमेशा कहती थी कि वे सब कुछ मेरे भले के लिए कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रही थीं। अजय बीमार था, कमजोर था और उन्हें डर था कि अगर वो मुझसे करीब हुआ तो उसकी मौत जल्दी हो जाएगी। लेकिन फिर वो उस रात क्यों आया? मैंने पूछा। काव्या बोली, क्योंकि उस रात अजय ने पहली बार माँ की बनाई हुई बंदिशें तोड़ने की हिम्मत की थी। उसे एहसास हो गया था कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। वो बस मेरे साथ कुछ पल बिताना चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे सका। वो मेरे सामने ही मर गया और उसका इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया गया। मैं चुप हो गई, आंखों में आंसू थे, दिल भारी हो गया। काव्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की अंजलि, क्योंकि मुझे यकीन था कि भगवान सब देख रहा है और वही सही समय पर इंसाफ करेगा। और आज वही समय आ गया था। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले भी खामोशी थी, लेकिन अब इस खामोशी में सच्चाई की आवाज शामिल हो गई थी। वो सच्चाई जो सालों तक छुपी रही, जो जुल्म के नीचे दबाई गई, अब सामने आ चुकी थी। उस रात काव्या मेरे पास बैठी थी और गहरी सांसें ले रही थी। मैंने उसके चेहरे पर वो सुकून देखा जो सिर्फ सच बोलने के बाद आता है। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, आप सिर्फ मेरे भाई की पत्नी नहीं थी भाभी, आप एक बलिदान थी, एक सहनशील इंसान जिस पर जुल्म करके मेरी माँ ने खुद अपने भाग्य को बर्बाद कर लिया। काव्या ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोली, माँ को लगा था कि वे एक बेसहारा लड़की को कैद करेंगी, लेकिन भगवान ने उस कैद को अपने करीब आने का जरिया बना दिया। और उस पल मुझे यकीन हो गया कि जुल्म की सबसे बड़ी चाल थी, भगवान के इंसाफ से नहीं बच सकती। कई दिन बीत चुके थे। माँ, पिताजी की मौत, आग की घटना और काव्या की सच्चाई सामने आने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। लेकिन इस शांति में अब डर या घुटन नहीं थी, इसमें सच्चाई की रोशनी और एक नई हिम्मत छुपी हुई थी। एक शाम मैं घर की सफाई करते हुए माँ की पुरानी अलमारी के दराज को ठीक कर रही थी। वही दराज जिसमें मैंने पहले चोरी छिपे वो कागज देखे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वही रिपोर्ट्स अब भी वहीं रखी होगी जो काव्या की बातों को सच साबित कर सकें। मैंने दराज खोला। पुराने कपड़े, मैगजीन और कुछ तस्वीरों के नीचे दबे हुए कुछ पीले पड़े कागज दिखे। मैंने धड़कते दिल से वो फाइल खोली। वो अजय भाई की मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। मेरी उंगलियां कांपने लगी। हर पन्ने पर उनकी बीमारी की जानकारी लिखी थी। यही वो सच था जिसे माँ जानती थी। यही वो सबूत था जिसे छुपाकर उन्होंने एक मासूम लड़की को कुर्बान कर दिया। मैंने फाइल को अपने सीने से लगा लिया जैसे वो कोई पवित्र गवाही हो। मैं तुरंत काव्या के कमरे में गई। वो भगवान का नाम ले रही थी। भाभी देखिए, मैंने वो रिपोर्ट्स ढूंढ निकाली हैं, अब सच्चाई सामने आ जाएगी। जो लोग आप पर इल्जाम लगाते थे अब चुप हो जाएंगे। काव्या ने फाइल हाथ में ली, आंखों से बहते आंसू पोंछे और बोली, यह सच्चाई मेरे भगवान को पहले से ही पता थी अंजलि, लेकिन अब दुनिया भी देख लेगी कि मैं किसी की जान लेने वाली नहीं थी। मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की इज्जत थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। भाभी, अब आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। आपका धैर्य, आपकी चुप्पी और आपका सच जीत गया। हमारी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू सच की जिद के थे।
अगले दिन हमने उन रिपोर्ट्स को मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाओं और परिवार के करीबी लोगों के सामने रखा। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी को शर्मिंदगी थी और कुछ की आंखों में पछतावा था। एक महिला ने धीरे से कहा, हमने काव्या पर शक किया, उस पर गलत आरोप लगाए, लेकिन वह तो खुद एक पीढ़ी थी, हमें माफी मांगनी चाहिए। काव्या ने सबको देखा और बोली, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि आगे से किसी और के साथ ऐसा न हो। किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। और उस पल काव्या सिर्फ एक विधवा नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई। सच आखिर सामने आ ही गया था और सच हमेशा देर से ही सही लेकिन जीतता जरूर है। अब वक्त एक नए मोड़ पर आ गया था। मैं और काव्या अब एक दूसरे का सहारा बन गए थे। हमने घर को फिर से सजाया, हर वो चीज जो बीते दुखों की याद दिलाती थी उसे हटा दिया। काव्या ने कढ़ाई बुनाई का काम फिर से शुरू कर दिया और मैंने पढ़ाई पूरी करने का पक्का इरादा कर लिया। हम दोनों ने अपने मन में ठान लिया था कि जो दुख हमने झेले वो किसी और को न झेलने पड़े। काव्या की सच्चाई अब पूरे मोहल्ले में मिसाल बन चुकी थी। एक दिन काव्या ने मुझसे कहा, अंजलि, जिंदगी अब नए सिरे से शुरू हो चुकी है और यह सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमने सच का साथ दिया, धैर्य रखा और अपने भगवान पर विश्वास किया। मैंने उसका हाथ थामा और हमने सचमुच एक नई जिंदगी शुरू की जिसकी नींव सच्चाई, धैर्य और विश्वास पर थी। जुल्म चाहे जितना भी बड़ा हो, इंसान जरूर जीतता है। भगवान पर भरोसा और सब्र इंसान को हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई